हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप पिछली वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और उसको अच्छे से पढ़कर नोट्स बना रहे होंगे। और धीमे धीमे हम लोग यूं ही आगे बढ़ते चल रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी खंड करने जा रहे हैं, यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है जमींदार, किसान और राज्य। ये हमारा 8वां चैप्टर है और हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मुगल काल की पहली, या आप कह लीजिए कि मुगल काल की एक भूमिका है। मुगल काल की एक आर्थिक व्यवस्था का एक खाका है। और इसमें हम लोगों ने शुरुआत में इसका परिचय पढ़ा और किस तरीके से किसानों को राज्य की तरफ से वो मिलते थे सब प्रोत्साहन। और फिर इसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ा कि किस तरीके से सिंचाई व्यवस्था की जाती थी और ग्रामीण समुदाय को किस तरीके से नियंत्रित किया जाता था, पंचायतों का क्या महत्व होता था। ये सारी बातें हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में पढ़ी। और आज हम लोग आखिरी लेक्चर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति थी और क्या महिलाएं भी कृषि कार्य में सम्मिलित होती थीं। और साथ ही साथ हम लोग इसमें अबुल फजल के बारे में भी थोड़ा सा आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का यहाँ से शुरू होगा कृषि समाज में महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ से आज हमारा खंड तीसरा शुरू हो रहा है। तो देखो, एक बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी समाज रहा हो, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम पुरुषों के साथ नहीं करती हैं। आज की बात नहीं है, सनातन काल से चला आ रहा है कि महिलाएं कभी भी शांत नहीं बैठी हैं। अलग बात है कि उनको वो अधिकार नहीं मिले जो पुरुष वर्ग को मिले हैं। मतलब उनको थोड़ा कमतर करके हमेशा आंका गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी महत्ता को उनकी महत्ता हमेशा बनी रही है और उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रूव करने का प्रयास किया है। अलग बात है कि वो उनको दर्जा नहीं मिल पाया है। बहरहाल अब तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो सीधी सी बात है कि जब मुगल काल के दौरान कृषि कार्य की हम बात करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि जो समाज की महिलाएं होती थीं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थीं। मतलब अगर पुरुष कृषि कार्य में जुटा हुआ होता था तो महिलाएं भी उनके साथ जुटी हुई होती थीं। ठीक है, अब जैसे महिलाएं क्या क्या काम करती थीं, जैसे अगर पुरुष कपड़े बेचता है तो कपड़े तो सूत से बनेंगे, धागे से बनेंगे। तो महिलाएं सूत कातती थी घर पे। ठीक है, बर्तन जैसे मान लेते हैं कपड़ा बनाने वाले लोग हैं तो उनकी जो महिलाएं होती थी वो धागा बनाती थी, सूत कातना उसे कहते हैं चरखे पर। ठीक है, इसी तरीके से जो बर्तन बनाने वाले लोग होते थे तो उन्हें बर्तन बनाने के लिए मिट्टी वगैरह की जरूरत पड़ती थी। तो ये काम औरतें करती थी, जैसे मिट्टी को साफ करना और उसे गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम वगैरह महिलाएं करती थी। तो जैसे मान लेते हैं अगर किसी महिला का पुरुष कपड़े बेचता है ना, तो महिलाएं सूत कातती थी, है ना, और उन कपड़ों को बनाती थी, साथ ही साथ उन कपड़ों पर कढ़ाई वगैरह भी करती थी। अगर मान लेते हैं किसी महिला का पुरुष शिल्पकार था, मतलब बर्तन वगैरह बनाता था या मिट्टी के कुछ औजार उपकरण वगैरह बनाता था, खिलौने वगैरह। तो मिट्टी के उपकरण या औजार या खिलौने वगैरह बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी मतलब बहुत साफ मिट्टी, और उसको गूंथ करके उसको बढ़िया फुला करके और फिर उसको चाक पर रख करके पुरुष जो है उन चीज़ों को आकृति देता था। तो जैसे पुरुष क्या करता था कि मेन काम पुरुष करता था, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी तैयारी होती थी वो सब महिलाएं करती थीं। जैसे अगर पुरुष सब्जी बना रहा है तो महिलाएं सब्जी काटती थीं, उसको धुल देती थीं और सब रख देती थीं, बर्तन धुल देती थीं। बस पुरुष का काम रहता था सब्जी बनाया और बाहर बेचने चला गया। तो इस तरीके से सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और उसको गूंथना, और पुरुष क्या करते थे, इसी मिट्टी को चाक पर रख करके और इससे सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करते थे। साथ ही साथ कपड़ों पर कढ़ाई का भी काम महिलाएं कर लेती थीं। अच्छा, होता क्या था कि बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त महिलाओं की संख्या कम रहती थी। महिलाओं पे दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो ये कि महिलाओं को अपना घर बार भी संभालना पड़ता है, महिलाएं बच्चे भी जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, और कुछ दिन उनके लिए बहुत भारी होते हैं। जैसे जब वो बच्चा वगैरह पैदा करती हैं तो उस समय उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय, मतलब काफ़ी उनकी कठिन स्थिति हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा महिलाएं कम इंडल्ज होती थी।
हाँ, पुरुष हमेशा साल भर काम करते थे, लेकिन महिलाओं को चूंकि उस साल के दौरान बच्चे को जन्म देना होता था या छोटे छोटे बच्चे उनको पालना भी होता था, तो इन पर बहुत दोहरी जिम्मेदारी रहा करती थी। महिलाओं की कम संख्या होने के कारण ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। घर का मुखिया जो होता था मर्द था। अच्छा, उस समय महिलाएं बहुत कम होती थीं, और महिलाएं कम नहीं होती थी, देखो महिलाओं की जरूरत बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए जब हम मुगल काल के समय की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब उस समय शादियां होती थी तो आज का उल्टा था। जैसे आज का क्या है कि जब पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो बदले में दहेज लेता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जब पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो महिला के घर वालों को एक रकम अदा करता था, और उस रकम को देने के बाद उस महिला से शादी होती थी। हालांकि जो घर का मुखिया होता था वो मर्द ही होता था, मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था लगातार चलती चली आ रही थी, उसमें कोई तब्दीली या कोई उसमें परिवर्तन नहीं था। लेकिन महिलाओं की जो ब्याह की वो थी उसमें दहेज वगैरह नहीं चलता था, बल्कि दहेज का सिस्टम उल्टा था। पुरुष महिला के परिवार को दहेज देता था और फिर महिला के परिवार वाले अपनी बेटी का ब्याह उस आदमी से कर दिया करते थे। अच्छा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के पश्चिमी भारत में मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि पत्नियां अपने पति की बेवफाई की शिकायत ग्राम पंचायत में करती थीं। हाँ, जैसे मान लेते हैं किसी महिला को डाउट है कि हमारे पति का नंबर आजकल कहीं और डायल हो रहा है, मैसेज कहीं और भी जा रहा है, रिक्वेस्ट कहीं और भी भेजे हैं, है ना, या स्नैपचैट चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं कि अगर पत्नी को जरा सा भी डाउट हो जाता था कि हमारा पति बेवफाई कर रहा है, मतलब हमसे गद्दारी कर रहा है, कहीं और भी इनका टांका भिड़ा हुआ है, तो महिलाएं पंचायत के सामने शिकायत करती थीं कि देखिए ऐसा है, हमारा पति हमको छोड़ करके किसी और स्त्री के साथ रह रहा है, या इसके मतलब क्या कहते हैं उसको, अंतर वैवाहिक संबंध भी हैं इनके। तो ये चीजें पंचायत में शार्ट आउट की जाती थी। अच्छा, ये महिलाएं क्या करती थी, बच्चों का पालन पोषण न करने पर पति पर आरोप लगाती थी। जैसे मान लेते हैं पति निखट्टू है, शराब वराब पी के पड़ा रहता है, तो महिलाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती थी कि हम बच्चों को पालें, कि हम काम करें, कैसे क्या करें। तो पति बेवफाई करता था या अपने परिवार को लेकर के बहुत उदासीन रहता था, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो इन सारी चीजों की जो शिकायत होती थी वो बाकायदे पंचायत में लेकर के महिलाएं जाया करती थी। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में हक मिलता था। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में महिलाओं को संपत्ति रखने, उसे बेचने का अधिकार था। ये एक बड़ा अच्छा बदलाव हुआ कि मनुस्मृति जैसे हमने आपको पढ़ाई, तो मनुस्मृति में कहा गया था कि महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मुगल काल आते आते महिलाओं को बाकायदे अधिकार दिए जाते थे। पुरुष की जितनी भी संपत्ति होती थी उसमें एक निश्चित हिस्सा महिलाओं का भी रखा जाता था। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि महिलाओं की स्थिति लगभग लगभग पुरुषों के ठीक ही समानांतर थी, और महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार होता था। ये संपत्ति अपने नाम भी करवा सकती थी, और चाहती तो संपत्ति को बेच भी सकती थी। तो मतलब ये है कि इस समय महिलाओं को ठीक ठाक अधिकार हुआ करते थे, इसमें कोई वो नहीं हुआ करता था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखें, महिलाओं की क्या स्थिति थी इस समय, तो आप यूं लिख सकते हैं, महिलाओं की स्थिति। ठीक है, तो आप महिलाओं की स्थिति में क्या लिख सकते हैं, आप महिलाओं की स्थिति में आप यूं कह सकते हैं कि मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी, और पुरुषों के काम में पुरुषों के काम में
हाथ बटाती थी, ठीक है। और दहेज का जो नियम होता था वो उल्टा था, दहेज का नियम उल्टा था, पुरुष औरत के लिए कीमत चुकाता था। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात थी, ठीक है। पुरुष को ब्याह करने के लिए लड़की पक्ष को उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, कीमत चुकानी पड़ती थी। और महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार होता था, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें यहां पे वैसे ही थी, जैसे समाज अभी भी पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को अपने पति की शिकायत करने का पूरा अधिकार था, ठीक। तो अगर आज के हिसाब से देखें तो उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और देखो, स्त्रियां कृषि कार्यों में या अन्य कार्यों में थोड़े कम दिन तक संलग्न रहती थीं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों पर डबल डबल जिम्मेदारी होती थी। एक तो उसे अपने पति के कामों में हाथ भी बटाना है, दूसरे उसे अपने बच्चों को भी पालना है, या बच्चों के लिए जन्म देना है, या बच्चों का लालन पालन करना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियों की उस समय स्थिति बहुत अच्छी होती थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुरुष को विवाह करने के लिए लड़की की कीमत चुकानी पड़ती थी, तब जाके आप उससे विवाह कर सकते थे। तो या आप सीधे सीधे समझ लो कि दहेज देने की बात नहीं, दहेज देकर के ब्याह करके लाते थे, ठीक है। तो ये उस समय की महिलाओं की स्थिति हो गई और बहुत मजेदार स्थिति थी भाई, अगर ऐसा कुछ था। अच्छा, अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट आपको मिलेगा, जमींदार। तो जमींदार तो आप जानते हैं कि मतलब जो जमींदार होते थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। और भाई जिसके पास बड़ी जमीन होगी, जिसके पास बहुत दौलत होगी, जिसके घर मकान बहुत अच्छे बने होंगे, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, इनकी अपनी सेनाएं भी होती थीं, तो निश्चित रूप से इनका समाज में जो स्थान होता था वो काफी ऊंचा होता था। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जमींदार जो होता था वो आम गांव वालों के लिए एक राजा टाइप का आदमी होता था। उसके पास हर चीज हुआ करती थी। जैसे मुगल काल में जो जमींदार थे, इन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत मिली हुई थी। ये काफी समृद्ध हुआ करते थे और इनके पास काफी जमीन हुआ करती थी जिसकी मिल्कियत थी, यानी इसे संपत्ति कहते थे। मतलब यह है कि इनके पास खूब जमीनें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जागीरें इनके पास हुआ करती थी। 100 बीघे, 200 बीघे, 400 बीघे, 500 बीघे, 100 एकड़, ऐसी ऐसी जमीन इनके पास हुआ करती थी। खास बात यह है कि ये अपनी जमीनों के मालिक भी हुआ करते थे, ठीक। अब इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, तो भाई सीधी सी बात है कि ये बड़े आदमी होते थे, समाज में इनका जो एक लेवल होता था वो काफी हाई लेवल होता था, लोग इनको बड़ी इज्जत की नजरों से देखते थे। तो जब इनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अपने आप उस पर काम कर लेंगे, इसके लिए इन्हें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी।
तो इनकी जमीन पर दिहाड़ी के मजदूर काम किया करते थे। मतलब डेली अपना पैसा लो काम करो, पैसा लो काम करो। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। अब तो यार ये तो बड़ी सीधी सी बात है, जब जमीन हमारी है, जब जमीन हमारे नाम पे है, तो हम चाहे जमीन को किसी दूसरे को दे दें, लो भैया इतनी जमीन तुम भी रख लो, या हम अपनी जमीन को बेच दें, या हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो गिरवी रखने को क्या कहते हैं, रेहन, है ना। तो जैसे हमने कहा कि भैया आप लो रोहन ऐसा है, ये हमारी जमीन ले लो, हमको इतना पैसा दे दो, जब हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे आप हमको हमारी जमीन वापस कर देना। तो जब आप किसी चीज के, जैसे मान लेते हैं मैं इस मोबाइल का स्वामी हूं, ये मोबाइल मेरा है, तो अब मैं इस मोबाइल को बेच भी सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं कहूं अच्छा भैया लो ये मोबाइल मैं तुमको दे रहा हूं, या मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा भैया ये मोबाइल हमारा आप रख लीजिए और इसके बदले हमको इतना पैसा दे दीजिए, जब हम आपका पैसा चुका देंगे तो आप हमको हमारा मोबाइल वापस कर दीजिएगा। इसको गिरवी रखना कहते हैं। तो जब जमींदारों की सारी मिल्कियत अपनी होती थी, जमीनों पर इनका अपना अधिकार हुआ करता था, तो ये अपनी जमीन को चाहे जो कुछ करते, इस पर किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। तो इस वजह से ये लोग काफी मजबूत भी होते थे। हालांकि गिरवी रखने की नौबत शायद कभी आती हो, लेकिन हाँ इन्हें मजदूरों वगैरह की बहुत जरूरत पड़ती थी। हाँ कभी कभी क्या करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो कभी कभी दया खा जाते थे, तो कुछ जमीन गरीबों को दे दिया करते थे, पुरोहितों को दे दिया करते थे, तो दान वगैरह भी किया करते थे। अच्छा, जमींदार राज्य की ओर से कर वसूल किया करते थे। अब ये जो जमींदार होते थे ये अंततः जो अपना सर झुकाते थे वो मुगल बादशाह के सामने झुकाते थे। भाई वो तो पूरे भारत का सम्राट है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सम्राट या जो बादशाह होता था उसकी आमदनी का जो मुख्य जरिया होता था वो जरिया होता था कृषि पर लगाया जाने वाला टैक्स। तो अब राजा तो वसूलने आएगा नहीं, तो ये जो जमींदार होते थे ये कहीं न कहीं उस बादशाह के प्रतिनिधि होते थे। मतलब ये है कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। ठीक, राजा ने इनको अधिकार दे रखा था कि जो किसानों पर टैक्स लगाया गया है उस हिसाब से आप किसानों से टैक्स वसूल करके आप हमको दे जाएंगे आके। तो ये जो जमींदार होते थे ये एक तरीके के एजेंट भी होते थे, और एजेंट इस मामले में होते थे कि ये राज्य मतलब बादशाह की तरफ से किसानों से क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे। इनकी जिम्मेदारी थी टैक्स को वसूल कर नियत समय पे राजा के पास पहुंचा देना। अच्छा, जो इनकी ताकत को दिखाता है, अब कोई आदमी अगर किसी से टैक्स वसूल रहा है तो भाई सीधी सी बात है वो ताकतवर आदमी है, चाहे तो किसी के टैक्स को माफ भी कर सकता है, चाहे तो किसी के टैक्स को बढ़ा भी सकता है। तो इस तरीके से जो राज्य के द्वारा इन्हें का अधिकार दिया गया था, मतलब बादशाह की तरफ से, सरकार की तरफ से इन्हें एक अधिकार दिया गया था कि जमींदार होने के नाते आपकी जमींदारी में जितने भी किसान हैं उन किसानों से लगान वसूल करके आप हमको दे जाएंगे आके, यानी सरकारी खजाने में जमा कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये इनकी ताकत का द्योतक है। अच्छा, इसलिए क्या होता है, जमींदार हमेशा ऊंची जाति के हुआ करते थे, या तो ब्राह्मण हुआ करते थे या तो मैक्सिमम क्षत्रिय हुआ करते थे, तो ये ऊंची जाति के हुआ करते थे। अच्छा, ये बाजार भी स्थापित करते थे जहां किसान अपनी फसल बेचने आते थे, और जमींदार गांव के कमजोर लोगों का शोषण भी कर लेते थे। अच्छा, तो जैसे जमींदार होते थे इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, तो ये लोग बाजारें भी लगवाया करते थे। जैसे हमारे गांव में एक बाजार लगती है, एक हमारे ठाकुर साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो लोग अपने नाम से बाजार लगवाते हैं। तो ये लोग जो जमींदार होते थे ये अपने इलाके में बाजारें लगवाते थे। बाजारें इसलिए लगवाते थे कि भाई किसान ने जैसे अपनी फसल उपजाई, तो फसल को बेचने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए ना जहां पे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिलते हों। भाई अगर हमारी पास कोई चीज हुई है और अगर उसको खरीदार ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो किसानों की फसल लोगों तक पहुंचे, लोग उसको खरीदें, खरीद फरोख्त हो, इसलिए जो जमींदार होते थे ये अपनी बाजारें भी लगाया करते थे। और कुछ जमींदार जो क्रूर टाइप के होते थे, मतलब जो बहुत बेबुद्धि के होते थे,
वो लोग जो गरीब किसान वगैरह होते थे उनसे ज्यादा लगान वसूल लिया करते थे, उनसे बेगार करवा लिया करते थे, उनसे अपने पर्सनल काम करवा लेते थे। और जब वो बेचारे गरीब लोग पैसा मांगते थे तो लठैतों से पिटवा दिया करते थे। भाई इनके पास तो लठैत भी बहुत होते थे। तो जो बहुत बेवकूफ टाइप के होते थे, मतलब आप यूं कह लीजिए जो बहुत क्रूर टाइप के किसान वो होते थे जमींदार, वो अपने किसानों का, अपने गरीब लोगों का क्या करते थे, वो लोग उनका शोषण भी कर लेते थे। तो इस तरीके से ये जमींदारों का मामला था। अब देखो भू राजस्व प्रणाली की हम बात करें, भू राजस्व का मतलब क्या होता है, जमीन पर लगाया जाने वाला टैक्स, सीधी सी बात है। तो ये बात मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही क्लियर कर ली थी कि देखो उस समय व्यापार वाणिज्य बहुत कम था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, और जो व्यापार वाणिज्य था वो भी कहीं न कहीं कृषि आधारित फसलों पे ही अवलंबित था, उन्हीं के आधार पे चलता था। अगर फसल नहीं हुई तो घंटा व्यापार वाणिज्य नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो अब देखो जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। बिल्कुल आप क्लियर कट समझ लीजिए कि राजा की जो सारी ताकत थी, जो राजा का सारा चमचम था, जो जलवा था, वो सिर्फ इस बात पे टिका था कि उसको जितने भी भारत में किसान हुआ करते थे वो टैक्स देते थे। हालांकि मुगल बादशाह किसानों की काफी मदद भी करते थे कि मतलब किसान समृद्ध होंगे तो हमें हमें उतना लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो टैक्स देने में सबको तकलीफ होती है। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। देखो मुगल शासक जो थे क्रूर नहीं थे, इन्होंने कहा कि देखो हम किसानों से टैक्स तो लेंगे, लेकिन सभी किसानों से हम बराबर टैक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन में बहुत अच्छा उत्पादन होता है, अब बहुत किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पे उतना उत्पादन नहीं होता है। इसलिए हम अगर सबसे बराबर लेंगे तो जो बड़े किसान हैं वो तो दे देंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं उन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुगल बादशाहों ने क्या किया, मुगल बादशाहों ने कहा कि पहले जमीन की पैमाइश कराएंगे। पैमाइश का मतलब पहले हम ये क्लियर करेंगे कि किसी के पास कितनी जमीन है और उस जमीन का तेवर कैसा है, मतलब उस पर अच्छी फसल होती है या नॉर्मल फसल होती है या बेकार फसल होती है। तो जिसकी जैसी फसल, जिसकी जैसी स्थिति, उससे वैसा टैक्स लिया जाएगा। अब जिसके खेत के बगल से नहर निकली है तो अफकोर्स ही बात है, और उसके खेत में उत्पादन तो बहुत चापम चाप होगा, तो उससे टैक्स अलग लिया जाएगा। और जिसके यहाँ सिंचाई चाई का कोई साधन नहीं है, जैसे तैसे किसान उत्पादन क्रिया कर रहे हैं, उनसे अलग टाइप का टैक्स लिया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। तो अकबर ने, मतलब अकबर ने, एक इनके वित्त मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। तो टोडरमल से अकबर ने कहा कि देखिए ऐसा है, किसानों पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए, किसान हमसे नफरत ना करने लगे। इसलिए टोडरमल एक काम करिए, पहले आप हमारे इलाके की, मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, आप उस जमीन की पहले पैमाइश कराइए। पैमाइश का मतलब होता है जमीन की प्रकृति कैसी है, जमीन का आकार कैसा है, क्या वहां पानी की व्यवस्था है, क्या वहां नहरें हैं, क्या वहां उत्पादन अच्छा होता है कि बुरा होता है, ऐसा तो नहीं वहां ककरीली जमीन है, ऐसा तो नहीं वहां पत्थर वाली जमीन है। तो पहले आप जमीन का वर्गीकरण करिए, पथरीली जमीन से एक टैक्स, कम उत्पादन वाली से दूसरा टैक्स, बहुत उत्पादन वाली से अलग टैक्स लिया जाएगा। तो इसके लिए जमीन की पैमाइश कराई गई, और कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, कितनी प्रकार की जमीन होती थी, ये सारी बातें अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखी है। दरअसल आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल का जितना भी कृषि से संबंधित मामला था वो सारा का सारा इसमें वर्णित है। इसलिए अब यह प्रासंगिक हो उठता है कि हम जरा अबुल फजल की देख लें। तो देखो अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था। तो आईने अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। जैसे अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। वही बात जो मैं भी आपको बता रहा था कि अकबर ने कहा देखो यार, अगर सभी से हम बराबर टैक्स लगा देंगे, जैसे अभी मोदी हैं, कहें सभी भारतीयों को 10% टैक्स देना पड़ेगा,
तो जिसकी आमदनी लाखों है वो तो 10% दे देगा, और जिसकी आमदनी महीने में भी 1 लाख रुपया नहीं है वो कहां से देगा? जिसकी आमदनी महीने में 5,000 है वो कहां से 10% देगा? मर जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है कि आप सबसे पहले जमीनों का वर्गीकरण कर लीजिए, कितने प्रकार की जमीन हमारे यहाँ है और उस पे औसतन कितना उत्पादन हो जाता है, और उससे हम कितना टैक्स लें कि किसान पे एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, मतलब किसान कराह ना उठे, अरे यार सब तो टैक्स में चला गया। इस बात का बड़ा खास ख्याल रखा गया। अब यहां पे 4 प्रकार की जमीनों का वर्गीकरण किया गया। जैसे एक जमीन को कहा गया पोलज। पोलज वह जमीन होती थी जिसमें हमेशा खेती होती ही रहती थी, इस खेती को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। 4 प्रकार की भूमि बनाई गई, पोलज, परती, चांचर, बंजर। ठीक। अच्छा, तो पोलज जो जमीन होती थी, पोलज पोलज वह जमीन होती थी जो हमेशा जोती बोई जाती थी, इस पे खूब उत्पादन होता था, इस पे टैक्स की दर अलग। उसके बाद परती या परौती। परौती या परती वह जमीन थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। क्यों? ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा ले। मतलब जो परती जमीन होती थी, ठीक है, इसको एक बार फसल की गई तो 1 साल के लिए छोड़ दिया गया, 1 साल की गई 1 साल के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें इतनी दम नहीं होती थी कि यह लगातार फसल दे सके। इस पे टैक्स की दर अलग होती थी। क्यों? इस पे उत्पादन हर साल नहीं होता था। ऐसे ही एक जमीन का वो होता था तरीका, चांचर या चंचर। तो चांचर जमीन वह होती जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। मतलब इस पे क्या रहता था कि एक बार फसल हुई फिर 3-4 सालों तक छोड़ दिया जाता था, तो इस पे टैक्स की अलग। और बंजर जमीन यह होती थी जिस पर 5 या 5-7 सालों में एक बार खेती की गई, इस पे टैक्स की दर अलग। तो ये 4 प्रकार की जमीन होती थी, पोलज, परती, चांचर, बंजर। सबसे ज्यादा टैक्स पोलज पे, क्योंकि पोलज पे हर साल खेती होती थी, सारी फसलें उगाई जाती थी। परती पे 1-8 साल छोड़ी जाती थी, चांचर में 3-4 साल छोड़ी जाती थी, और पोलज में 5 साल 7 साल कभी कभी नहीं भी होती थी। तो इस पे टैक्स की दर सबसे कम होती थी। तो पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, जैसे बहुत अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं, और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। तो मतलब यह है कि जैसे पोलज जमीन है, अगर इस पर मान लेते हैं 100 किलो गेहूं उत्पादित हुआ, तो इसका 1/3 33 किलो जो है वो क्या हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं बंजर जमीन है, तो बंजर जमीन पे मान लेते हैं 50 किलो उत्पादन हुआ, तो इसका 1/3 जो है राजा को जाता था। तो 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में जाता था, और यह जो हिस्सा होता था राजस्व के रूप में बादशाह को दिया जाता था, क्योंकि बादशाह सारी शासन व्यवस्था चलाया करता था। अब जरा आईने अकबरी को देख लिया जाए। अबुल फजल ने लिखी थी किताब आईने अकबरी। तो आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था। इसमें ऐतिहासिक और प्रशासनिक क्या, इसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। क्या? अकबर के शासन के 42वें वर्ष मतलब 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया, और आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसका पहल अकबर ने की। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? देखो, इस परियोजना का इस अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग थे जिनको जिल्द कहा जाता है। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। जो तीसरी उसकी जिल्द थी, मतलब अकबर जो अकबरनामा था उसका जो तीसरा हिस्सा था, उसे ही आईने अकबरी कहा जाता था। और आईने अकबरी के 5 हिस्से थे। अब आईने अकबरी में क्या था? जितने भी उस समय के नियम कानून थे, ठीक है, जितने भी नियम कानून, खेती से संबंधित जो कुछ भी था, वो सारा का सारा आईने अकबरी में दिया गया था। आईने अकबरी में कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे अकबर का दरबार कैसा था, अकबर का प्रशासन कैसा था, सेना का संगठन कैसा था, सेना कितनी बड़ी थी, और बादशाह को कहां कहां से टैक्स मिलता था। और अकबरी आईने अकबरी में साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, मतलब हमारे प्रांत कैसे होते थे, और लोगों में साहित्यिक और धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, भारत की संस्कृति कैसी थी,
तो माने अगर हम ये कहें कि जो अबुल फजल की आईने अकबरी थी वो अकबर के शासनकाल का संपूर्ण ढांचा आपके सामने पेश कर देती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात न होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आईने अकबरी को पढ़ लीजिएगा तो आपको अकबर के समय प्रशासन कैसा था, अकबर के समय सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, उसमें सरकार का हस्तक्षेप कैसे होता था, ठीक है, कृषि कितने प्रकार की होती थी, जमीन कितने प्रकार की होती थी, टैक्स कितने प्रकार के लिए जाते थे, और बादशाह अपनी प्रजा के लिए क्या करता था क्या नहीं करता था, सारा लेखा जोखा आपको आईने अकबरी में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, और उसके बाद जो क्लास होगी वो इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, पहले तीनों का रिवीजन करके आइए और फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सारांश के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।